हेलो एवरीवन, मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का 5th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक आकारों को समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर वीडियो तो दे रखे हैं लेकिन लाइक करें ना, शेयर करें ना, सब्सक्राइब करें, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है उसके लिए कमेंट करना भी ना भूलें, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड खींचा है। रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का ही भाग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दी, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। अब मैं जैसे यहाँ पे क्या करूं, इधर मैंने एक और रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया पी टू। अब आप इनको देख के बता सकते हो, मानो ये मैंने थोड़ी बड़ी खींच दी ये। अब आप इसको देख के बता सकते हो कि कौन सी रेखा छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन से माप की है। तो अपन इनको देख के तो बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से एक छोटी है ये बड़ी है। लेकिन मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे ये हल्की से बड़ी हो, तो आप इनमें से बता सकते हो कि इनमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, नहीं बता सकते ना। तो यह बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में देखो, स्केल, चंदा, प्रकार, स्केल को क्या बोलते हैं, रूलर, प्रकार को क्या बोलते हैं, डिवाइडर। इस प्रकार आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये सब चीजें रहती है। तो इन चीजों की मदद से अपन उन रेखाखंडों को मापते हैं। जैसे मान लो ये स्केल आपकी रूलर है, इस पे देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे होता है, और मान लो 15 बड़ी हो तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में यहाँ तक 15 तक तो होता ही होता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे होता है सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, मान लो ये 4, 5, 6, 7, 8। ये मान लो यहाँ पे 9 तक, आगे बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे आएगी तो 15 तक आ जाएगी। मान लो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे फिर आगे बढ़ाते जाना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या होता है, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि कितने हैं, 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर की होती है, इसके भी 10 भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4, फिर देखो बीच में एक डाल कर बड़ा भाग आता है। तो ये क्या करते हैं, जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये बराबर 10 भागों में विभाजित होता है, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये 10। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो हमारे पास में क्या निकल जाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये स्केल होती है ना, इसमें जो एक भाग होता है, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बराबर 15 भागों में 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। इसमें जो हमारा पहला 1 सेंटीमीटर होता है, उसमें कितने भाग होते हैं, 10। 10 बराबर भागों में विभाजित होती है। और ये मेन भाग होता है, ये क्या है, 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, 5 मिलीमीटर। इस प्रकार ये 10 बराबर भागों में विभाजित होती है। ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को इस प्रकार इसके से मापने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लो आपको ऐसे कोई रेखा कर देते हैं, इसकी लंबाई है 5, इससे आप अगर स्केल को रखोगे तो यहाँ पे रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक उसको देखना है, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, यहाँ पे 5 पर आएगा इनके का। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार मापेंगे। मान लो आपको दे दिया 4.9 या 4.5 दे दिया, तो यहाँ पे क्या था, 5 हो गया, ये यहाँ पे तो 4 हो गया, 4, फिर 1, 2, 3, 4, ये 4.5, फिर 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ये क्या हो गया, 5। यानी जो बड़ी लाइन आती है बीच बीच में, देखो 4 के बाद में फिर वो एक बीच में बड़ी लाइन आती है, तो ये बीच बीच में क्या होता है, मिलीमीटर में बटे होते हैं भाग। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, ये ध्यान रखना। तो अपन को 4.5 बताना हो तो कहाँ पे आएगा, 4.5 यहाँ पे। अब आप ऐसे बोलोगे कि हम स्केल से भी माप सकते हैं, तो रूलर का प्रयोग क्यों करें। लेकिन देखो, जैसे स्केल की मोटाई थोड़ी है ना, रूलर की मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से अपन के मिस्टेक यानी गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए रूलर की बजाय आप डिवाइडर का प्रयोग करो तो आपकी गलती की संभावना कम होती है। इसलिए रूलर की जगह डिवाइडर का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या होता है।
मान लो आपको दो रेखाखंड दिए, ये अब आप इसको देख कर करोगे, देखते बोलोगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर इसको माप के नहीं करोगे, देख कर ही बता दोगे तो गलत गलत होने की संभावना, माप गलत बताने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो क्या होगा आंसर? गलत तरीके से अगर देख लिया अपन ने, गलत तरीके से देखने पर त्रुटि की संभावना कम होगी कि ज्यादा होगी? अधिक होगी। ये क्या बोल रहा है, क्या होता है गलत, केवल देख कर करने से क्या होता है, क्या हानि होती है? गलत तरीके से देखने पर त्रुटि की संभावना अधिक होगी। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड में भी क्या है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का उपयोग करना क्यों अधिक अच्छा रहता है? मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि रूलर से मापेंगे तो रूलर की मापने से गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि रूलर से अपन मोटाई उसकी ज्यादा होती है तो रख के देखेंगे, तो अगर आप ऐसे पॉइंट से छोटे छोटे पॉइंट्स में पूछे 4.7 3.7 तो आप कई बार गलत होने की संभावना हो जाती है। तो रूलर की अपेक्षा क्यों, तो सही माप संभव हो उसके लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। रूलर की अपेक्षा अपेक्षा डिवाइडर से सही माप संभव होगा, यानी कि रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से करेंगे तो क्या होगा, माप हमारा सही आएगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच स्थित बिंदु सी लीजिए, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या एपी ए सी और सी बी, क्या एपी जो है ना वो ए सी और बी सी बी के योग के बराबर है क्या, ये बताना है अपन। मान लो अपन ने कोई भी एक रेखाखंड खींच लिया है, इसको नाम दे दिया, ये रेखाखंड है, इसको नाम दे दिया ए बी। अब ये क्या बोल रहा है, एपी के बीच स्थित बिंदु सी, इन दोनों के बीच में बिंदु कौन सा है, यहाँ पे सी। अभी क्या बोल रहा है, एपी है ना, ये एपी है ना, बीसी और सी ए की लंबाई मापनी है अपन को। तो मेरे कहने का मतलब क्या, अगर ये बीचों बीच बिंदु सी है तो ये ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस, ये ए बी बराबर इसने सी ए दिया तो ये लिख लो, बी सी प्लस सी ए। कहने का मतलब क्या, ये ए बी है ना, ये बी सी और सी ए के बराबर होगा। इधर देखो ए सी और सी बी दे रहा है, चलो कुछ भी लिखो, इसने दिया है वैसे ही लिखो। ए बी बराबर क्या है, अपन को सिद्ध करना है ए सी प्लस सी बी। देखो इसने क्या बोला है, सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींचना है, इसने जैसे बोला वैसे अपन ने कर लिया, एक रेखाखंड खींच लिया, उसमें बीचों बीच में क्या बिंदु लेना है, सी लेना है। अभी क्या बोल रहा है, इनके लंबाई मापनी है अपन को, तो अपन मान लो 5 सेंटीमीटर का लेंगे, बीचों बीच मैंने यहाँ पे लगा दिया सी, तो ये भी 2.5 की हो जाएगी, ये भी 2.5 की हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, ये भी 2.5 की है मान लो, ये भी 2.5 की है, और ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है 5 की है, 5 सेंटीमीटर की पूरी, पूरा रेखाखंड ये क्या है, पूरा 5 का है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि क्या एपी है ना, ये पूरा है ना, ये इसके योग के बराबर है क्या, तो है, हमें दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। हाँ, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, क्यों, क्योंकि क्योंकि सी ए व बी के मध्य स्थित है, क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। देखो मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि ए बी इसके बराबर, इन दोनों के योग के बराबर क्यों है, क्योंकि एकदम बीचों बीच में स्थित है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आते, ये यहाँ से आते, तो ये पूरी 5 है, तो ये दोनों आते हैं तो मिल सीधे हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये भी 2.5 ये भी 2.5, दोनों मिलकर 5 होगी। इसने वही पूछा कि ये एपी है ना, ये इसके और इसके दोनों के योग के बराबर है क्या, तो हाँ है, क्यों, क्योंकि सी है ना वो ए और बी के मध्य स्थित, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखो मान लो एक रेखा खींच ली अपन ने, ये रेखा है, इसमें क्या है, ए बी बराबर कितना है
5 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, मानो ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये ए बी है ना, ये तो कितना है 5 सेंटीमीटर। और ये बी सी है ना, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। और ये ए सी है, ये पूरा है ना, ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो हमें दिख रहा है कौन सा बिंदु अन्य बिंदुओं के बीच में स्थित, बिंदु बी है या बिंदु सी है या बिंदु ए है। बिंदु बी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु बी ए व सी के बीच में, सी के बीच में स्थित है, ठीक है। कौन सा, बिंदु बी। ओके, अब करते क्वेश्चन नंबर, क्या करना है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। हमें आकृति दी है, हमें इस आकृति को देखना है। इसमें जो डी है ना, बिंदु डी, वो रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है क्या। ये ए है, ये जी है, इनका मध्य बिंदु डी है क्या, है। तो हमें क्या लिखना है, डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखो क्यों है मध्य बिंदु, क्योंकि ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर क्या है, डी जी। और ये कितनी इकाइयों के बराबर है, 3 इकाई। अब देखो इसको वापस सुनना है। सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि हमें आकृति दी है, इसमें क्या पूछा है कि डी है ना, बिंदु डी, वो रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है क्या। ए जी रेखाखंड कौन सा है, ये ए से यहाँ से जी तक ये रेखाखंड है, इसमें डी मध्य बिंदु है क्या। तो देखो इसमें डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ए कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 इकाइयों पे इधर से आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3, इधर से भी 3 इकाई पे आ रहा है, और इधर से भी 1 2 3 इकाई पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है। यहाँ पे से फिर से तो ए यहाँ पे, जी यहाँ पे है, इसमें भी देखो 2 है 2 है, फिर बीच में ये आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हमें ये देखो क्या मध्य बिंदु, अब ये क्यों है, देखो ए डी है ना, ये किसके बराबर है, डी जी के। इसमें भी 3 इकाई है, इसमें भी क्या है, 3 इकाई है, तो ए डी बराबर डी जी बराबर 3 इकाई, ठीक है। बी रेखाखंड बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है, और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। ए बी से, जहाँ ए बी सी और डी ए की रेखा पर स्थित है, बताइए कि ए पी बराबर सी डी जो है। मान लो आपको जैसे एक रेखाखंड खींचना है, कौन सा, ए सी, ठीक है ना, ए से एक रेखाखंड खींचना है, ये मैंने ए खींचा और मैंने सी खींचा, ठीक है, छोटा ही लिख यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इनका मध्य बिंदु क्या है, बी, यानी कि यहाँ पे क्या है, एकदम ये और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर देखो क्या बोला, सी है ना, रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, ये डी है, तो ये क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। बी डी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर देखो क्या बोला, जहाँ ए बी सी डी ए की रेखा पर स्थित है, ए की रेखा पर स्थित है, तो बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो इसने पूछा कि ये ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें पता है कि ए बी बराबर क्या है, बी सी है, और बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, सी डी है, यही है हमारा। क्योंकि अपन ने मध्य बिंदु लगाया तो हमें बताया कि ये एपी है ना, ये बीसी के बराबर है, क्योंकि इसने क्या बोला कि ये तो मध्य बिंदु है, पहले ए से खींचा था, उसमें बी मध्य बिंदु था, जब ये दोनों बराबर हो गई, फिर बीडी आगे बढ़ाया तो बीडी लिया, उसका मध्य बिंदु सी दे दिया, तो ये दोनों बराबर है। तो अपन ने क्या लिखा, ए बी बराबर बीसी है और बीसी बराबर सी डी है। तो जब ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के आपस में क्या है, ए बी और सी डी भी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो बहुत बड़ा है, कुछ काम का इसलिए, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको 5 त्रिभुज खींचना है। उसमें वो क्या बोल रहा है, आपको जांच करनी है कि एक भुजा की जो लंबाई होती है ना, वो बाकी 2 भुजाओं को जोड़ने पे, उससे जो 2 भुजाएं होती है ना, जिनको जोड़ा, वो हमेशा जिसको एक भुजा रही है ना, उससे बड़ा होगा। जैसे आप 2 भुजाओं का माप करिए, त्रिभुज है,
इसमें दो भुजाओं को जोड़ लिया, तो ये दो भुजाएं ना हमेशा जोड़ने पे इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने क्या बोला है कि दो भुजाओं का माप है ना, दो भुजाओं को जोड़ने पर वो हमेशा तीसरी, दो भुजाओं को जोड़ने पर जो माप आएगा ना वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो ये वाली बात सही है, जांच करके जब अपन पता करेंगे तो ये वाली बात सही निकलेगी कि दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजाओं के माप से हमेशा क्या होगा, बड़ा, क्योंकि दो भुजाओं को जब जोड़ने पे जो माप आता है वो कभी भी तीसरी भुजा से कम नहीं आता, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा, क्योंकि अपने दो भुजाएं जोड़ लिए और एक भुजा को छोड़ा है, तो वो दो भुजाओं को जोड़ने पे जो माप आएगा ना तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही आएगा, कभी भी कम नहीं आएगा। और आप एग्जाम्पल ले लेके त्रिभुज बना के खुद जांच भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि कृष्णों को किस प्रकार से मापना है, रूलर और डिवाइडर की मदद से किस प्रकार मापा जाता है, मध्य बिंदु कहाँ पे होता है, किस प्रकार मध्य बिंदु आने पे दो रेखाखंड बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सबको क्लियर हुआ? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।